सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी धुरंधर द रिवेंज को। ये धुरंधर का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लो, नहीं तो स्टोरी क्लियर नहीं होगी। मैंने फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेन स्टोरी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहाँ एक कैरेक्टर का पास्ट रिवील होता है कि वो कौन था और यहाँ तक कैसे पहुँचा। असल में उसका असली नाम जसकरण सिंह होता है, जो पंजाब के एक छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अगर उसकी फैमिली की बात करें तो उसमें उसके माता पिता और उसकी दो बहनें थीं। उसके पिता आर्मी में सूबेदार थे और उसके दादा भी फौज में रह चुके थे। इसी वजह से बचपन से ही जसकरण का सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, और आगे चलकर वो मिलिट्री ज्वाइन भी कर लेता है। लेकिन जब वो ट्रेनिंग के लिए घर से चला जाता है तो पीछे गांव में उसके पिता का झगड़ा विधायक सुरेंद्र सिंह से हो जाता है। ये झगड़ा सिर्फ एक छोटी सी जमीन को लेकर होता है। इसी वजह से सुरेंद्र और उसके परिवार के करीब 12 लोग मिलकर जसकरण के पिता को मार देते हैं और उन्हें उनके ही खेत में फांसी पर लटका देते हैं। इसके बाद वही लोग उसकी दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। उनमें से एक बहन हरलीन को वहीं मार दिया जाता है, जबकि दूसरी बहन जसलीन को जिंदा पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उसे पास के ही खेत में एक टेंट में कैद करके रखा जाता है और रोज उसके साथ जबरदस्ती की जाती है। जब जसकरण अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस आता है और उसे ये सब पता चलता है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि उसने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन विधायक के दबदबे की वजह से कोई केस दर्ज ही नहीं हुआ। इसके बाद जसकरण अपने दोस्त गुरबाज सिद्धू से मिलता है, जो बचपन से ही उसकी छोटी बहन जसलीन से प्यार करता था। गुरबाज के पिता पंजाब में नशे का कारोबार करते थे और वो माल यूपी के एक गैंगस्टर आसिम अहमद से मंगवाते थे। इसी वजह से गुरबाज ऑर्डर देने के लिए इलाहाबाद जाता है और उसके साथ जसकरण भी होता है। वहां पर गुरबाज चालाकी से AK-47, कुछ मैगजीन और कुछ गन भी मांग लेता है। इस पर आसिम अहमद थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि इतनी गनों की क्या जरूरत है, तुम लोग तो सिर्फ ड्रग्स का बिजनेस करते हो। इस पर गुरबाज झूठ बोल देता है कि ये सब उसके पापा ने मंगवाया है। ये सुनकर आसिम बिना ज्यादा शक किए उन्हें गन और बाकी सामान दे देता है। अब गुरबाज वो सारी गन और मैगजीन जसकरण को दे देता है। हथियार मिलते ही जसकरण सीधे अपनी बहन को बचाने निकल पड़ता है और सीधा सुरेंद्र सिंह के घर पहुंच जाता है। वहां वो एक एक करके पूरे परिवार पर हमला कर देता है। ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जहां जसकरण बिना रुके उन सभी 12 लोगों को मार देता है। आखिर में वो अपनी बहन को भी छुड़ा लेता है। लेकिन केस इतना साफ होता है कि उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। भले ही वो आर्मी ट्रेनिंग में रहा हो, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और उसकी सजा लगभग तय हो जाती है। जब उसे कोर्ट से वापस जेल ले जाया जा रहा होता है तब उसे अपनी पूरी जिंदगी खत्म होती हुई नजर आती है। जसकरण साफ कहता है कि अब उसे सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा, उसने हमेशा देश के लिए सोचा, लेकिन अब उसे ये सब गलत लग रहा है। तभी एक ऑफिसर अजय सन्याल उसे समझाता है कि ये सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं है, बल्कि देश के लिए एक दूसरा मौका है। अगर वो चाहे तो अपनी कहानी खुद बदल सकता है और देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। असल में दुनिया की नज़रों में जसकरण मर चुका था और अब वो एक नई पहचान के साथ हंजा बन चुका था। अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और उसका मिशन शुरू होने वाला होता है। सन्याल उसे बताता है कि उसे कराची जाना होगा, जहां उसकी मुलाकात आलम नाम के एक सीक्रेट एजेंट से होगी। लेकिन वो एजेंट कभी उसके सामने नहीं आएगा, बस हर वक्त उसकी मदद करता रहेगा। तो गाइस, ये मिस्ट्री एजेंट कौन है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद हंजा को दुबई से कराची भेज दिया जाता है। हमारी स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, यानी साल 2009 में। यही वो सीन है जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। और आप सब जानते ही होंगे कि फर्स्ट पार्ट के आखिर में रहमान पकेट की मौत हो चुकी थी, जिसे हंजा ने मारा था। इसी वजह से पूरा माहौल बदल चुका था। इस बीच हंजा अकेले बैठकर अपनी जिंदगी के हर उस पल को याद कर रहा होता है। यानी अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब हंजा की यादें थीं। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो किसी भी हालत में असलम को मारना चाहता था। रहमान पकेट की मौत के बाद लियारी की छोटी छोटी गैंग्स एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आता है, अरशद पप्पू। लियारी पर अब उसी का कंट्रोल बनने लगता है। इसी बीच हंजा उजैर के सामने एक खास आदमी रिजवान को पकड़ कर लेकर आता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि रिजवान भी हंजा की तरह एक इनसाइड एजेंट होता है, जो दुश्मन गैंग के अंदर रहकर काम कर रहा था। यहाँ रिजवान उजैर को बताता है कि वो सब कुछ असलम के कहने पर कर रहा था। ये सुनकर उजैर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और अब वो अरशद पप्पू को भी खत्म करना चाहता है। अब उजैर के पीछे हंजा का दिमाग काम कर रहा होता है, जिससे उसे और ज्यादा ताकत मिलती है। इसके बाद दोनों मिलकर पूरी लियारी में दहशत फैलाना शुरू कर देते हैं। अब दो गैंग्स के बीच सीधी टक्कर शुरू हो जाती है। एक तरफ अरशद पप्पू का गैंग और दूसरी तरफ हंजा और उजैर का गैंग। पूरी लियारी में हर जगह टकराव होने लगता है।
गोलियां चलना, शूट आउट और बमबारी अब रोज की बात बन चुकी थी। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि हर दिन खून खराबा होना आम बात हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान अरशद पप्पू जमाली को कॉल करता है और घबराकर कहता है कि किसी भी तरह उसे लियारी से बाहर निकालो। जमाली, जो हंजा का दुश्मन भी होता है, कहता है कि अभी हालत बहुत खराब है और यहाँ से निकलना मुश्किल है। फिर जमाली उसे एक प्लान देता है कि वो उसे अपनी पुरानी दूध की फैक्ट्री तक पहुंचा देगा, जहां वो कुछ समय के लिए छुप सकता है। जैसे ही अरशद पप्पू उस फैक्ट्री पर पहुंचता है, वहां पहले से ही हंजा और उजैर अपने लोगों के साथ मौजूद होते हैं। असल में ये पूरा सेटअप हंजा का प्लान था और उसी के कहने पर जमाली ने अरशद पप्पू को वहां बुलाया था। अब उजैर अरशद पप्पू को बेरहमी से पीटता है, फिर उसे गाड़ी के ऊपर बांध देता है और रस्सी पकड़कर हंजा गाड़ी चलाते हुए उसे पूरे लियारी में घुमाता है ताकि सबको उसका अंजाम दिखाया जा सके। इसके बाद उजैर सारी हदें पार कर देता है और अरशद पप्पू को बहुत ही क्रूर तरीके से मार देता है। ये देखकर पूरी लियारी में दहशत फैल जाती है और कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसी दौरान हंजा चुपचाप इस पूरे सीन की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में ये वीडियो जमाली, इकबाल और एसपी असलम साथ बैठकर देखते हैं। वीडियो देखकर एसपी असलम समझ जाता है कि उजैर का अगला निशाना वही है। इसलिए वो एक प्लान बनाता है, उजैर को गिरफ्तार करना है और फिर जेल के अंदर ही उसे खत्म कर देना है ताकि दुनिया को ये लगे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। कुछ समय बाद जमाली हंजा के पास आता है और उसे ये सारी बात बताता है। तब हंजा उजैर को समझाता है कि कुछ दिनों के लिए दुबई चला जाए ताकि मामला ठंडा हो सके। लेकिन असल में हंजा का प्लान कुछ और ही होता है। वो चाहता था कि उजैर लियारी से हट जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे इलाके पर सिर्फ हंजा का ही राज होता। बाकी सारी गैंग्स को वो पहले ही खत्म कर चुका था। लेकिन उजैर उसकी बात मानने से मना कर देता है और उल्टा सारी जानकारी दुबई पुलिस को दे देता है, जिसकी वजह से उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ से हंजा पूरी तरह लियारी का किंग बन जाता है। उसका कंट्रोल पूरी तरह मजबूत हो जाता है और वो इकबाल और शेरानी के साथ मिलकर अपने रिश्ते और मजबूत करता है। दूसरी तरफ हम एसपी असलम को देखते हैं, जो 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को पकड़कर उन्हें आतंकी बताकर फर्जी एनकाउंटर में मार देता है और इसके लिए मेडल भी ले लेता है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन 4 लड़कों में शेरानी का बेटा भी शामिल होता है। जब ये बात हंजा को पता चलती है तो वो एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। वो जवारी पार्टी छोड़कर नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन करने का प्लान बनाता है। असल में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन थीं और हंजा ये चाल इसलिए चलता है क्योंकि वो जवार को सत्ता से हटाना चाहता था। उसे पता था कि उसी के इशारे पर एसपी असलम ने उन 4 बेगुनाह लड़कों को मरवाया था। इसके अलावा हंजा को यह भी यकीन था कि उन लड़कों की मौत के बाद बलूच समुदाय अब जवारी पार्टी का साथ नहीं देगा। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड से लेकर राजनीति तक हंजा के रिश्ते मजबूत होते जाते हैं। शेरानी और बलूच समुदाय के साथ उसके संबंध इतने मजबूत हो जाते हैं कि उसे शेर बलूच का दर्जा मिलने लगता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और साल 2014 आ जाता है, जहां भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यहाँ से हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। अब चीज़ें पहले जैसी आसान नहीं रहती, हर चीज़ पर सख्ती बढ़ जाती है। इसी दौरान हमें इकबाल के पिता भी दिखाए जाते हैं, जो 1971 की जंग में शामिल रह चुके थे। ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा डार्क था, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे, सब कुछ बदल चुका था। इकबाल के पिता अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि अब पहले की तरह कुछ भी करना आसान नहीं रहा था। सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी थी और हर कदम पर पुलिस का दबाव बढ़ गया था। इसी वजह से वो इकबाल से बेहद गुस्से में थे। तभी अचानक इकबाल के पास बड़े साहब का कॉल आता है और यहीं से स्टोरी में एक नया मोड़ आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि दुश्मन लोग भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। इसके लिए नशीली चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था और एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया था। इसी दौरान हंजा कुछ लोगों को लेकर आता है, जिन्हें देखकर वो खुद हैरान रह जाता है। उन 3 लोगों में उसका बचपन का दोस्त गुरबाज सिद्धू भी होता है, जो अब उसकी बहन का पति बन चुका था। ये देखकर हंजा पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना दोस्त इस काम में शामिल होगा। हंजा उसे पहचान लेता है, लेकिन गुरबाज उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि हंजा का लुक पूरी तरह बदल चुका था, लंबी दाढ़ी और बदली हुई पर्सनालिटी की वजह से। इसके बाद सभी लोग मिट्टी के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां नशीली चीजों का पूरा जाल फैला हुआ था। हंजा गुरबाज को अंदर ले जाता है, लेकिन गुरबाज उसे पहचान नहीं पाता और उससे उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगता है। यहीं पर हंजा अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अब सच सामने आता है कि गुरबाज ने उसे एयरपोर्ट पर ही पहचान लिया था, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। गुरबाज बताता है कि अब उसे भारत से कोई लगाव नहीं है, वो एक अलग आज़ाद पंजाब बनाना चाहता है और इसी मकसद से वो इस गलत रास्ते पर चल पड़ा है। ये सब सुनकर हंजा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। हंजा उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और आखिरकार उसे गुरबाज को मारना पड़ता है। गुरबाज की मौत के बाद हंजा डर जाता है, क्योंकि अब उसकी असलियत सामने आ सकती थी। तभी वहां आलम आ जाता है।
आलम हंजा से कहता है कि अब उसका काम खत्म हो चुका है, उसने अपनी ज़िंदगी जी ली है, लेकिन हंजा को अभी बहुत आगे जाना है। इसके बाद आलम खुद गुरबाज के मर्डर का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि हंजा बच सके। जैसे ही बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, आलम खुद को सरेंडर कर देता है और सबके सामने कबूल करता है कि वो एक भारतीय जासूस है और उसने ही ये सब किया है। एसपी असलम उससे पूछताछ करता है और जानना चाहता है कि उसके साथ और कौन कौन शामिल है। तभी हंजा भी वहां पहुंचता है, लेकिन आलम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं बताता। इस बीच हंजा की पत्नी एलिना ये सब सुन लेती है। यहाँ पता चलता है कि हंजा का एक बच्चा भी है और उसकी पत्नी एलिना चौधरी एसपी असलम की करीबी है। दूसरी तरफ हंजा अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि उसने अपने ही दोस्त को मार दिया था और अब आलम भी उसकी वजह से फंस चुका था। जब हंजा घर पहुंचता है तो एलिना उसके सामने गन तान देती है। वो गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे और मेरे देश को धोखा दिया है, तुम एक भारतीय एजेंट हो और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस पर हंजा उसे समझाता है कि वो उसके देश का दुश्मन नहीं है, बल्कि उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने मासूम लोगों को मारा है। वो कहता है कि उसने बहुत कुछ देखा है, कितने निर्दोष लोग मारे गए और ये सब गलत है। लेकिन वो एलिना से कहता है कि जो भी करना है जल्दी करो, बस हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी बीच हंजा एक और बड़ा प्लान बनाता है। वो शेरानी के पास जाता है और उसे सच बताता है कि उसके बेटे समेत 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को एसपी असलम ने मारा था। हंजा ने पुलिस के अंदर भी अपने लोग लगा रखे थे और उन्हें पता चल जाता है कि असलम किस रास्ते से जाने वाला है। जैसे ये जानकारी मिलती है, हंजा ये बात शेरानी को बता देता है। इसके बाद बलूच लोग बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक बलूच लड़का अपनी बम से भरी गाड़ी लेकर असलम की गाड़ी से टकरा देता है, जिससे जोरदार ब्लास्ट होता है और वहीं पर एसपी असलम की मौत हो जाती है। इसके बाद हंजा अजय सन्याल को एक बड़ी खबर देता है कि दुश्मन 60,000 करोड़ की नकली करेंसी भारत भेजने वाला है। जैसे ही ये जानकारी सन्याल तक पहुंचती है, वो तुरंत सरकार को सूचित करता है। इसके बाद भारत में बड़े नोट बंद कर दिए जाते हैं, जिससे पूरे सिस्टम में हलचल मच जाती है। इस फैसले से दुश्मन पूरी तरह हिल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करे। असल में आतिफ अहमद भी इकबाल के कहने पर ही क्राइम और ड्रग्स का सप्लाई कर रहा था। पाकिस्तान में कई आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा था और हम हंजा को भी देखते हैं, जो एक एक करके कई लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इनमें जावेद घरानी और मिट्टी जैसे बड़े नाम भी शामिल होते हैं। मिट्टी को मारने से पहले हंजा उसकी आखिरी बात अजय सन्याल से करवाता है और सन्याल के कहने पर मिट्टी भारत माता की जय बोलता है। इसके बाद समय आगे बढ़ता है और भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके एक करारा जवाब देता है। इसी दौरान आतिफ अहमद को भी गोली मार दी जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब स्टोरी में एक नया किरदार आता है, डॉक्टर साजिया, जो एक आतंकवादी को अस्पताल में जहर का इंजेक्शन देकर मार देती है। साथ ही वो हंजा को भी एक खास जहर देती है, जो धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है और बाहर से देखने पर फूड पॉइजनिंग जैसा लगता है। असल में साजिया चाहती थी कि हंजा उस जहर का इस्तेमाल दाऊद को मारने के लिए करे, लेकिन हंजा को सही मौका ही नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी तरफ दाऊद को लगता है कि हालात बदल रहे हैं, इसलिए वो इकबाल से कहता है कि भारत में आतंकी हमला करवाया जाए। इकबाल हंजा की मदद लेता है क्योंकि उसे बड़ी मात्रा में हथियार चाहिए थे। हंजा उसे बॉर्डर तक लेकर जाता है, जहां बड़े बड़े आतंकवादी भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसी बीच उमर को हंजा पर शक हो जाता है। वो एलिना के पास जाता है और बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर उससे सच पूछता है। एलिना मजबूरी में बता देती है कि हंजा एक भारतीय एजेंट है। इसके बाद वहां अचानक ब्लास्ट हो जाते हैं। हंजा वहां से निकल जाता है और इसी के साथ उसके और इकबाल की सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर पहले से ही बलोच फोर्स हंजा के साथ खड़ी होती है, जिससे पूरा माहौल उसके पक्ष में हो जाता है। अब बलोच फोर्स इकबाल और उसके आतंकवादियों पर टूट पड़ती है। चारों तरफ गोलियां और धमाके शुरू हो जाते हैं। डर के मारे इकबाल भागने लगता है, लेकिन हंजा उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हंजा आखिरी बार एलिना को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। एलिना को लगता है कि अब हंजा पकड़ा जाएगा और वो रोने लगती है। तभी उमर वहां आता है और हंजा को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आईएसआई का एक ऑफिसर हसन हंजा को टॉर्चर कर रहा होता है ताकि उससे जानकारी निकाली जा सके। तभी हसन के पास अजय सन्याल का कॉल आता है। अजय उसे सीधा धमकी देता है कि अगर उसने हंजा को वापस नहीं भेजा तो वो उसका एक सीक्रेट वीडियो लीक कर देगा, जिसमें उसने पैसों के लिए देश की जानकारी बेची थी। ये सुनकर हसन डर जाता है और हंजा को भारत वापस भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे किसी पर इल्जाम डालना था, तो हंजा कहता है कि उजैर इस काम आएगा। इसके बाद उजैर पर आरोप डालकर उसे मार दिया जाता है। अब हंजा को रिहा कर दिया जाता है और उसे लेने के लिए कार आती है। जब वो कार में बैठता है तो अंदर जमाली होता है। ये देखकर हंजा चौंक जाता है और यहाँ बड़ा खुलासा होता है कि जमाली पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी कर रहा था। जमाली हंजा से कहता है कि चिंता मत करो, जो जहर तुम दाऊद को देने वाले थे वो मैंने पहले ही दे दिया है। अब तक दाऊद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा।
हंजा अपने परिवार के बारे में पूछता है तो जमाली कहता है कि अभी उनके बारे में सोचना ठीक नहीं है। इसके बाद हंजा भारत लौट आता है और फिर से जस्सी बन जाता है। वह अपने घर जाता है लेकिन दूर से ही देखता है कि उसकी माँ, बहन और उसका बच्चा उसे मरा हुआ मान चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। ये देखकर जस्सी फैसला करता है कि वो उनके पास नहीं जाएगा, बल्कि दूर से ही उनकी खुशी दिखेगा। इसके बाद वो वापस अपनी ट्रेनिंग कैंप में लौट जाता है, क्योंकि अब वो एक एजेंट है और उसका अगला मिशन उसका इंतज़ार कर रहा है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी धुरंधर द रिवेंज की पूरी कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने परिवार, अपनी पहचान और अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही और ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेन के लिए जुड़े हो हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।